हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं? बढ़िया हैं, मज़े में हैं। और आई होप कि संडे आपका बहुत बढ़िया गया होगा। और जिन बच्चों के एग्ज़ाम चल रहे थे या चल रहे हैं, उनके एग्ज़ाम बहुत अच्छे गए होंगे और जा रहे होंगे। और आने वाले एग्ज़ाम्स भी आप बहुत अच्छे दोगे, ऐसी मेरे को उम्मीद है। होप है। थोड़ा सा सुबह सुबह गला ठीक कर लेते हैं। तो स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं केमिकल काइनेटिक्स। और केमिकल काइनेटिक्स के अंदर हमने जो अभी तक पढ़ा है वो पढ़ा है लास्ट टॉपिक सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस के बारे में। हम मोर देन हाफ चैप्टर कर चुके हैं, हाफ लगा लीजिए कि हम हाफ चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं। और अभी हाफ चैप्टर आपका और रहता होगा, आई होप कि रहता होगा हाफ चैप्टर तो, बट हो सकता है हाफ से ज़्यादा भी कर चुके हों। तो आज हम जो टॉपिक पढ़ेंगे वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है फ्रॉम द व्यू ऑफ कंपटीशन एग्जाम्स, वहाँ के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आता है, ऐसा नहीं कि बोर्ड एग्जाम में नहीं आता, सीबीएसई को बोर्ड में भी क्वेश्चन आता है, बट इजी आता है एज कम्पेयर टू कॉम्पिटिशन के। वहां थोड़ा सा क्वेश्चन को उसको टफ बना देते हैं, टॉपिक को, टॉपिक वही होता है लेकिन थोड़ा सा उसको टफ कर देते हैं। सीबीएसई एग्जाम्स के अंदर या बोर्ड एग्जाम्स के थोड़ा क्वेश्चन को इजी रखते हैं। ओके, बस इतना सा फर्क है, वरना टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है आपका। ध्यान से समझिएगा, अच्छे से समझिएगा क्या टॉपिक है क्या नहीं। तो आज हम टॉपिक को स्टार्ट कर रहे हैं कि क्या टॉपिक हमें पढ़ना है। ठीक है, चलिए जी, तो आज स्टार्ट करते हैं। टॉपिक का नाम भाई आपका है कि हमें किस तरीके से पता चलेगा किसी रिएक्टेंट के रिस्पेक्ट में क्या उसका ऑर्डर है। जैसे मान लीजिए कि भाई मेरे पास 3 अलग अलग रिएक्टेंट हैं, ए, बी और सी। अगर मैं इसका रेट ला लिखता हूं, यहां से कुछ प्रोडक्ट बन रहा है, अगर मैं इसका रेट ला लिखता था तो लिखते के रेस्ट पावर ए अल्फा, बी बीटा एंड सी गामा। हाँ, अब मैंने आपसे कहा था कि जो अल्फा बीटा गामा होते हैं हमारे, ये हम एक्सपेरिमेंटली ही निकालते हैं, इसको निकालने का और कोई तरीका नहीं है, थ्योरिकली हम इसको नहीं निकाल सकते हैं। तो अब हमें क्या करना है, हमें ए के रिस्पेक्ट में पता करना है अल्फा कितना है, फिर बी के लिए बी बीटा पता करना है, फिर सी के लिए गामा पता करना है ना। तो अलग अलग जब हम पता करेंगे फिर उनको ऐड करेंगे, उससे हमें कंप्लीट रिएक्शन का ऑर्डर मिलेगा। अगर ऑर्डर मिल गया तो रेट ला मिल गया, है ना। रेट ला मिल गया तो हम रेट कांस्टेंट भी निकाल सकते हैं। इसका मतलब कि एक ऑर्डर के निकालने से हम पूरी तरह से रिएक्शन की इंफॉर्मेशन पता कर सकते हैं कि उसमें उसका रेट ऑफ रिएक्शन क्या है, उसका रेट कांस्टेंट क्या है और उसका ऑर्डर क्या है। ऑर्डर तो हम निकाल ही रहे हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है उसमें हम मेथड डिस्कस करेंगे कि ऐसे कौन कौन से मेथड हो सकते हैं जिसकी हेल्प से हम किसी भी रिएक्शन का ऑर्डर कैलकुलेट कर सकते हैं। और अगर ऑर्डर निकल गया तो उसके बाद तो आपको पता है कि रेट कांस्टेंट और रेट ला जो है वो बड़ी आसानी से हम निकाल सकते हैं। क्लियर? तो सबसे पहला जो हमारा फोकस रहेगा, सबसे पहला हमारा फोकस रहेगा आज हाउ टू कैलकुलेट द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। बहुत आसान है, कुछ ज्यादा मेथड भी नहीं है, मैं ज्यादा मेथड बताऊंगा भी नहीं, कुछ मेथड हम कर भी चुके हैं पहले, तो उन्हीं का बस थोड़ा सा रिपीट बता दूंगा आपको मैं। तो चलिए इसके मेथड में आपको बताता हूँ कौन कौन से मेथड हम इसके जो है पढ़ सकते हैं ऑर्डर कैलकुलेट करने के। सबसे पहला जो मेथड होता है भाई, जो सबसे इजी मेथड लगता है वो लगता है हमारा ग्राफिकल मेथड। ग्राफिकल मेथड ज्यादा सुटेबल मेथड तो नहीं है ये, बट फिर भी सिंपल सा एक मेथड है ग्राफिकल मेथड। ये मेथड हम तभी यूज करते हैं भाई जब हमारे पास जो रिएक्टेंट है एक ही है, बस सिंगल रिएक्टेंट अगर हम ले रहे हैं तो सिंगल रिएक्टेंट के केस में हम ग्राफिकल मेथड को यूज कर सकते हैं। कैसे? जैसे मान लीजिए हमने रिएक्शन करवाई, फिर उसकी वैल्यू चेक करी, भाई स्पीड कितनी आ रही है विद चेंज इन कंसंट्रेशन। तो जो ग्राफ हमारे पास आएगा, जैसे जीरो ऑर्डर के लिए ग्राफ कैसे ऐसे आता था जीरो ऑर्डर के लिए, है ना। यहाँ पे लेते थे हम कंसंट्रेशन, यहाँ पे लेते थे हम रेट। तो कंसंट्रेशन चेंज करने से रेट पे कोई असर नहीं पड़ता था, ये सीखा था ना हमने। तो जीरो ऑर्डर के लिए ग्राफ कैसा आता था? इस तरीके से आता था जीरो ऑर्डर के लिए, है ना। ऐसे ही फर्स्ट ऑर्डर के लिए ग्राफ कैसा आता था आपका? इस तरीके से आएगा। सेकंड ऑर्डर के लिए ग्राफ कैसे आएगा आपका? इस तरीके से आएगा, स्ट्रेट लाइन। तो ग्राफ की हेल्प से हम क्या पता कर सकते हैं? ग्राफ की हेल्प से हम जो है ये पता कर सकते हैं कि वो किस तरह का ऑर्डर है, जीरो ऑर्डर है, फर्स्ट ऑर्डर है, सेकंड ऑर्डर। पर प्रॉब्लम देखिए इसमें क्या आ रही है, प्रॉब्लम ये आ रही है कि फर्स्ट ऑर्डर सेकंड ऑर्डर के लिए ग्राफ आपको नियरली सेम दिख रहा है, कंसंट्रेशन वर्सेस रेट का। तो अब यहाँ थोड़ी सी प्रॉब्लम में आ जाएंगे भाई, अब ये पता नहीं कर सकते कि रेट कौन सा है, फर्स्ट ऑर्डर का है कि सेकंड ऑर्डर का है। तो इसलिए ग्राफिकल मेथड ज्यादा सुटेबल नहीं हो पाता है, बट फिर भी हम कुछ रिएक्शंस के लिए ग्राफिकल मेथड ही यूज करते हैं। सबसे पहले तो ग्राफिकल मेथड से थोड़ा सा हमें आइडिया आ जाता है कि भाई किस तरह का इसका ऑर्डर हो सकता है। उसके बाद फिर हम दूसरे मेथड्स को अप्लाई करके देख लेते हैं कि हमने जो कैलकुलेट किया है वो सही भी है कि नहीं है। ओके, तो सबसे पहला मेथड कौन सा था हमारा? सबसे पहला मेथड था हमारा ग्राफिकल मेथड, और ये हम सिर्फ तब यूज कर सकते हैं जब हमारे पास सिंगल रिएक्टेंट अवेलेबल होगा। क्लियर? चलिए इसको साफ करते हैं, फिर आपको दूसरे मेथड के बारे में बताते हैं।
मैंने आपसे बोला है कि ज्यादा कोई मुश्किल मेथड नहीं है, एक दो मेथड ही ऐसे जो ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके हैं, वरना तो कोई खास इतने इंपॉर्टेंट मेथड आपके नहीं है। सेकंड जो मेथड आपका है, सेकंड मेथड आपका भैया है, हमने पढ़ा भी है पहले ही, इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन मेथड, पढ़ा है ना? ये मेथड तो हमने पढ़ा है। इस मेथड की मदद से हमने एक्सप्रेशन निकालते हैं। जैसे जीरो ऑर्डर के लिए रेट कांस्टेंट निकाला था हमने, क्या आया था, 1/t a नॉट माइनस AT आया था ना। इसी तरीके से हमने फिर फर्स्ट ऑर्डर के लिए कैलकुलेट किया था, k की वैल्यू क्या आई थी, 2.303 डिवाइड बाई t लॉगरिथम ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ A बाय में कंसंट्रेशन ऑफ AT। ओके, तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, इस तरीके से हम रेट कांस्टेंट की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, और उससे हम ये बता सकते हैं कि वो किस ऑर्डर का रिएक्शन होगा, क्योंकि k अगर आएगा, k अगर निकल गया तो उससे हम ये पता कर सकते हैं कि वो किस ऑर्डर की रिएक्शन हो सकती है। तो ये वाला मेथड भी हम डिस्कस कर चुके हैं अच्छे से पहले, जीरो ऑर्डर के लिए हमने किया, फर्स्ट ऑर्डर के लिए हमने किया, सेकंड ऑर्डर के लिए भी मैंने आपको बताया था थोड़ा सा। तो ये दूसरा मेथड आपका होता है जिस मेथड की हेल्प से हम रेट कांस्टेंट या रेट ला या ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो है वो पता कर सकते हैं। सो दिस इज द सेकंड मेथड व्हिच वी हैव टू यूज टू कैलकुलेट द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन और रेट कांस्टेंट और रेट ला। क्लियर? चलिए जी, तो ये सेकंड मेथड हो गया आपका, इसको भी साफ कर लेते हैं। और अब बात करते हैं आपके थर्ड मेथड की, जो कि ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पेपर में वहीं से क्वेश्चन आता है भाई। ठीक है, थर्ड मेथड से ही आपको क्वेश्चन देखने को मिलता है, पहले दो मेथड से आपको क्वेश्चन देखने को खास नहीं मिलता है, और उसको नाम दिया गया है भाई इनिशियल रेट मेथड या देखिए कुछ बुक्स में अलग अलग दिया गया है, कुछ बुक्स में एक साथ दिया गया है। तो एक तो आपको होता है इनिशियल रेट मेथड, उसी कुछ को नाम दिया गया ओसवाल्ड डाइल्यूशन मेथड। ठीक है, कुछ लिटरेचर्स के अंदर इसको अलग अलग माना जाता है कि अलग अलग मेथड है, कुछ में इसको एक तरह से पढ़ाया जाता है क्योंकि दोनों का मेथड लगभग सिमिलर सा होता है। तो या तो आप इनिशियल रेट पढ़ लीजिए या ओसवाल्ड पढ़ लीजिए, बात एक ही पड़ती है थोड़ी थोड़ी। तो इसीलिए मैं दोनों को एक इसमें लिख रहा हूँ, वरना आप अलग अलग लिख सकते थे, लास्ट में रिजल्ट वही निकलता। मतलब इसमें मैं आपको वही थ्योरी समझाता, इसमें मैं आपको वही थ्योरी समझाता। तो अगर थ्योरी दोनों की सेम ही चल रही है तो हम इसको दोनों को एक में ही डाल सकते हैं, दैट इज इनिशियल रेट मेथड या ओसवाल्ड डाइल्यूशन मेथड। अब इसको अच्छे से समझने के लिए मुझे बोर्ड को थोड़ा सा साफ करना पड़ेगा ताकि जगह बने हमारे पास, और फिर मैं इसको अच्छे से आपको एक्सप्लेन कर सकूं। ठीक है, चलिए जी। देखिए भाई, इस मेथड में हम क्या करते हैं, इस मेथड के अंदर हम मान लीजिए मेरे पास एक से ज्यादा रिएक्टेंट अवेलेबल है। फॉर एग्जांपल मान लीजिए मैं कहता हूं मेरे पास कोई रिएक्शन है A प्लस B प्लस C, इससे हम कोई प्रोडक्ट बना रहे हैं, इसका कोएफिशिएंट A लिख लेते हैं, इसका B लिख लेते हैं, इसका C लिख लेते हैं। ठीक है, ये है मेरे पास। अब इस मेथड के अकॉर्डिंग हमें क्या करना है, इस मेथड के अकॉर्डिंग हमें अपने एक रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को चेंज करना है और बाकियों की कंसंट्रेशन को हमें कांस्टेंट रखना है। ठीक है, क्योंकि देखिए रेट जो होगा, नॉर्मल सी बात है कि अगर हम इसका रेट ऑफ रिएक्शन लिखते हैं तो वो बनना चाहिए कंसंट्रेशन ऑफ A, इसकी पावर हम मान लेते हैं P मान लेते हैं, ये B इसकी पावर हम Q मान लेते हैं, और ये C और इसकी पावर हम R मान लेते हैं, है ना। ठीक है, अब होना ये चीज देखिए, अगर मैं अब रेट जो है तीनों की कंसंट्रेशन पे डिपेंड कर रहा है, अगर करता होगा, ठीक है, तो मैं क्या करता हूं, पहले इन दो की कंसंट्रेशन को कांस्टेंट रखूंगा और इसका रेट जो इसके जो कंसंट्रेशन है वो चेंज करूंगा। तो फिर ये देखूंगा भाई इसकी कंसंट्रेशन को चेंज करने से रेट पर क्या असर पड़ता है। ठीक है, सिमिलरली फिर मैं इसकी और इसकी कंसंट्रेशन को कांस्टेंट कर दूंगा और फिर मैं बी की कंसंट्रेशन को चेंज करके देखूंगा कि उससे रेट ऑफ रिएक्शन पर क्या असर पड़ता है। सिमिलरली फिर मैं ए और बी की कांस्टेंट कर दूंगा और फिर सी की कंसंट्रेशन को चेंज करके देखूंगा कि उससे रेट ऑफ रिएक्शन पर क्या असर पड़ता है। और इस तरीके से करने पर मुझे क्या मिल जाएगा, मुझे हर एक रिएक्टेंट के रिस्पेक्ट में उसका P, Q और R की वैल्यू मिल जाएगी, और जब हम P, Q और R की वैल्यू को ऐड कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, उसका ऑर्डर मिल जाएगा। तो मेथड समझ में आया क्या करना है, सिंपल सा मेथड है। हमने क्या करना है कि एक बार तो इसकी कंसंट्रेशन चेंज करेंगे, इन दोनों ही कांस्टेंट रखेंगे, या ऐसे मान लेंगे कि इनकी कंसंट्रेशन इतनी ज्यादा है कि कोई चेंज ही नहीं हो रहा है, कांस्टेंट का मतलब तो वही है ना, चेंज ना हो। दूसरा फिर इसी तरह बी कंसंट्रेशन को चेंज करके देखेंगे कि उससे क्या फर्क पड़ता है रेट ऑफ रिएक्शन पे। ए और सी की कंसंट्रेशन को हम कांस्टेंट रखेंगे, सिमिलरली हम सी की कंसंट्रेशन को
चेंज करते रहेंगे और ए और बी कंसंट्रेशन को हम कांस्टेंट रखेंगे। इस तरीके से हम क्या करेंगे, रेट ऑफ रिएक्शन के हेल्प से, क्योंकि रेट ऑफ रिएक्शन तो हमारे पास आ ही जाएगा, है ना, रेट ऑफ रिएक्शन तो वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे, तो उससे क्या मिल जाएगा हमें, पी क्यू या आर जो है वो आपको अच्छे से मिल जाएगा। ठीक है, चलिए एग्जांपल लेते हैं। मान लेते हैं कि हम बी और सी की कंसंट्रेशन को कांस्टेंट रखते हैं। तो पहले स्टार्टिंग में मान लेते हैं कि जब ए की कंसंट्रेशन जो थी हमारे पास वो A1 थी, ठीक है, उस टाइम पर जो रेट आ रहा था मेरे पास वो R1 आ रहा था। ओके, तो इसके हिसाब से आर क्या बनना चाहिए हमारा, आर हमारा चाहिए R1 इक्वल टू के A1 इसकी पावर P, ये तो सेम रहेंगे, तो B एज इट इज और C एज इट इज। ठीक है, अब देखिए ये दोनों कांस्टेंट हैं, तो इसका प्रोडक्ट इससे करेंगे तो कुछ नया कांस्टेंट आएगा, तो इसको हम K1 मान लेते हैं। ठीक है, तो K1 क्या होगा, K1 A1 और P इक्वल टू किसके, R1 के। ये बात समझ में आ गई। इसी तरह से फिर मैंने रेट को बदल दिया। अब मैंने रेट कितना कर दिया, मैंने कंसंट्रेशन को A2 कर दिया, कोई नई कंसंट्रेशन ले ली, नई कंसंट्रेशन, और ये इनिशियल कंसंट्रेशन लेनी है भाई आपको, इनिशियल रेट कह रहा हूं ना मैं, स्टार्टिंग वाली कंसंट्रेशन लेनी है आपको बिल्कुल। भाई पहले हमने स्टार्ट किया इतनी कंसंट्रेशन से, फिर हमने स्टार्ट किया दूसरी कंसंट्रेशन से। जैसे पहले मैं बोलता हूं कि मैंने कंसंट्रेशन पहले ली 5 मोल पर लीटर की, फिर मैंने ली 10 मोल पर लीटर की, तो उससे क्या रेट पर असर आ रहा है। ठीक है, इस तरीके से। तो A2 लेंगे तो रेट कितना हो जाएगा हमारा, R2 जाएगा, तो यहां से R2 कितना बनेगा, फिर वैसे ही K2 A2 इसकी पावर भी P। पावर में कोई फर्क नहीं पड़ता है भाई, पावर में कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो इसको इक्वेशन हमने 1 मान लिया, इसको इक्वेशन हमने 2 मान लिया। तो इक्वेशन 2 और 1 को डिवाइड कीजिए, डिवाइडिंग 2 बाय 1, डिवाइडिंग 2 बाय 1, 2 को 1 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, R2 बाय R1 इक्वल टू K2 बाय K1 A1 सॉरी A2 बाय A1 और इसकी पावर P। ओके, दोनों तरफ लॉगरिथम ले लीजिए, लॉगरिथम लेंगे तो कितना होगा, लॉगरिथम ऑफ R2 बाय R1 इक्वल टू लॉगरिथम ऑफ K2 बाय K1 और P आगे आ जाएगा यहां पे, और प्लस क्योंकि मल्टीप्लाई में था भाई, तो लॉगरिथम ऑफ A2 बाय A1। ठीक है, इस P को हम सॉरी यहां लेते हैं ऐसे। ठीक है, समझ में आ गया। ओके, इसके बाद इधर आइए, तो यहां से क्या होगा, R2 बाय R1 माइनस logarithm of K2 by K1 is equal to logarithm of P logarithm of A2 by A1। क्लियर, तो यहां से अगर इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं तो ये क्या बनता था, ये बनता है logarithm of R2 by R1 डिवाइड बाय K2 by K1, क्योंकि log A माइनस log B क्या होता है, log A by B, एंड डिवाइड बाय क्या होगा, logarithm of A2 by A1 दैट इज इक्वल टू P। तो यहां से हमने क्या निकाल दिया, ऑर्डर निकाल दिया। ठीक है, P निकलने के बाद ऐसे हम क्या कर सकते हैं, सेम स्टेप हम Q के लिए कर सकते हैं, सेम स्टेप हम R के लिए कर सकते हैं, और फिर उनको ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा वहां से P प्लस Q प्लस R, यानी कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो है वो हमारे पास आसानी से आ जाएगा। तो इस तरीके से हमें क्या करना है, इस तरीके से हमें इनिशियल मेथड में क्वेश्चन करना है। मैं आपको न्यूमेरिकल करवा देता हूं, उससे आपको थोड़ी सी हेल्प हो जाएगी किस तरह क्वेश्चन जो पेपर में आ सकता है। ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिएगा अच्छे से, और इसको मैं साफ कर रहा हूं, साफ करने के बाद इसको हम आसानी से देखते हैं क्या हम आगे कर सकते हैं। चलिए देखिए भाई, ये आपका एक क्वेश्चन है जिसमें आपको उन्होंने ए की कंसंट्रेशन दी हुई अलग अलग और बी कंसंट्रेशन दी अलग अलग, और एक टाइम पर कंसंट्रेशन ए कितनी थी बी कितनी थी, तो रेट ये आ रहा है। फिर हमने ए की ये चेंज कर दी, बी कितनी रखी हमने, फिर रेट ये आ रहा है। फिर हमने ए की इतनी रखी, बी की चेंज कर दी और इतना रेट आ रहा है ना। पहले केस में देखिए ए की ये है, बी की ये थी, तो रेट ये था। फिर मैंने ए की कंसंट्रेशन को चेंज किया लेकिन बी कंसंट्रेशन को इतना ही रखा, पहले भी तब भी इतनी थी। फिर रेट चेक किया तो रेट मुझे डबल हो गया। फिर मैंने इसकी कंसंट्रेशन कांस्टेंट रखा, इसकी को चेंज कर दिया, तो तब भी रेट डबल हो गया है। हाँ, अब ध्यान से देखिए कि इसमें ऐसा क्या हो सकता है कि हम रेट को आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। ध्यान से देखिए कि अगर हमारे पास ए की कंसंट्रेशन कितनी है, 1 है, और यहां से यहां पर भी कंसंट्रेशन कितनी है हमारी, 2 है, यानी रेट ऑफ रिएक्शन अगर हम मान के चलो कि दोनों में कांस्टेंट है, तो नॉर्मल सी बात है कि वो रेट जो डिपेंड करेगा हमारा, वो डिपेंड करेगा हमारा कंसंट्रेशन ऑफ ए, इसकी पावर हम पी मान लेते हैं, है ना, पी मान लेंगे। तो अब ध्यान से अगर हम इस चीज को देखें तो यहां से साफ दिख रहा है कि अगर हम रेट ऑफ रिएक्शन कंसंट्रेशन को डबल कर रहे हैं, यहां देखिए मैंने 1 से इसको 2 कर दिया, ये भी 2 से 4 हो गई, है ना। अगर मैं इसको 1 से 2 कर रहा हूं, मान ली पहले यहां पर 1 था, 1 इंटू 10 की पावर -2 थी और इसकी पावर 1 थी,
तो यहाँ पर 2 इंटू में 10⁻⁻⁴ आ रहा है, ठीक है। अब मैंने यहाँ पर 2 कर दिया, 2 इंटू में 10⁻⁻2 करते तो रेट मेरे पास आ रहा है 4 इंटू में 10⁻⁻4। यानी कि अगर मैंने इसको 1 रखा तो ये 2 आ रहा है, इसको मैंने डबल किया तो ये भी डबल हो गया, है ना। मतलब एक बार a था और फिर मैंने 2a कर दिया तो 2 मल्टीप्लाई हो गया। मतलब अगर यहाँ पर पावर 1 हो तभी ऐसा हो सकता है, क्योंकि अगर यहाँ पावर 2 होती, यहाँ पावर 2 होती और यहाँ भी 2 होती तो उसको ओपन कर दो 4 टाइम हो गया था, तो पहले का 4 इसको आता ना तो 4 टाइम हो जाता, लेकिन कितना आ रहा है, तो 2 टाइम्स आ रहा है, डबल हो रहा है। डबल हो रहा है तो इसका मतलब p की पावर कितनी होनी चाहिए हमारे यहाँ पर 1 होनी चाहिए, तो ऑर्डर कितना आ गया 1 आ गया। ऐसे ही अब b को देखिए, अगर b के रिस्पेक्ट में देखें तो यहाँ पर रेट जब 2 था तो ये 4 था, जैसे मैंने 4 किया तो ये 8 हो गया, मतलब यहाँ भी डबल हो गया, 2 है तो 4 आ रहा है ना, 2a हमारे जो 2b है ये b था। इस केस में जो पावर यहाँ पे क्यों मानी हमने, तो क्यों पावर मान रहे हैं, जब रेट कितना आ रहा है 4 आ रहा है हमारे पास। हमने क्या कर इसको डबल कर दिया, यहाँ पे 2 भी कर दिया, ये डबल हुआ तो ये भी डबल हो गया, है ना। ये डबल किया तो ये भी डबल हो गया। वही स्टेप देखो, यहाँ 2 था तो यहाँ 1 आ रहा था, 4 किया डबल किया तो ये भी डबल हो गया, ऐसे इसको डबल किया तो ये भी डबल हो गया। और यहाँ पर कितनी होनी चाहिए, क्यू की वैल्यू कितनी होगी 1 होनी चाहिए, तो p प्लस क्यू टोटल कितना होना चाहिए हमारे पास 2, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या आ गया उसका, ये हमारे पास उसका ऑर्डर जो है वो आ गया, ठीक है, समझ में आ गया। ऑर्डर मिल जाएगा तो हम k निकाल सकते हैं। k कैसे निकाल सकते हैं, देखिए r क्या होता है, k a रेज़ टू पावर 1 और b रेज़ टू पावर 1, है ना। तो r हमारे पास कोई भी r ले लीजिए, ये 2 इंटू में 10⁻⁻4 ले लिया, कि a की वैल्यू इसके रिस्पेक्ट में क्या वैल्यू लीजिए 1 इंटू में 10⁻⁻2, b की पावर 2 इंटू में 10⁻⁻2, उसको सोल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास k की वैल्यू आ जाएगी, और k की वैल्यू आ गई तो हमारे सारे क्वेश्चन सोल्व हो गए। हमने ऑर्डर पता कर दिया कि सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है, k की वैल्यू पता कर दी, रेट हमने क्लियर था, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन जो पेपर में आपका आ सकता है कि वो क्वेश्चन आपसे देते हैं कि हमने a की कंसंट्रेशन को 3 टाइम कर दिया या b की कंसंट्रेशन को हमने 4 टाइम कर दिया, उससे बताइए कि रेट ऑफ रिएक्शन पर क्या असर पड़ेगा, कितने टाइम्स हो जाएगा रेट ऑफ रिएक्शन, ऐसे पूछ सकते हैं। या आपसे पूछ सकते हैं भाई इसका ऑर्डर बताइए कितना हो गया, कि अगर हमने कंसंट्रेशन को डबल या ट्रिपल किया तो उससे रेट ऑफ रिएक्शन डबल और ट्रिपल हो गया, तो भाई रेट कौन ऑर्डर क्या हो सकता है, ठीक है। तो इस तरीके से करना है आपको, डाटा देख के आपको एडजस्ट करना है कि भाई डबल करो डबल हो रहा है, सिंगल करो सिंगल हो रहा है, ठीक है। या सेम रहता है, सेम रहता है तो पावर 0 हो जाएगी, नॉर्मल सी बात, डबल हो रहा है पावर 1 हो सकती है, 4 टाइम हो रहा है, सिंपल सी बात है ना। देखिए एक तो a की पावर 1 हो और फिर इसका डबल कर दूं मैं, इसकी पावर 1 है तो क्या होगा, डबल ही आएगा पहले वाले का। फिर अगर मैं a की पावर 2 होती मान लो, तो अगर मैं डबल करूंगा यहाँ स्क्वायर हो गया तो कितना हो गया 4 टाइम हो गया पहले वाले का, है ना। इसी तरह अगर क्यूब होता मान लीजिए, अगर मैं फिर इसका डबल करता हूँ तो कितना हो जाएगा, 8 क्यूब मतलब 8 टाइम्स हो गया। इस तरीके से आपको आइडिया लगाना होता है। 2 टाइम्स कोई जरूरी नहीं है, 3 टाइम्स 4 टाइम्स कुछ भी दे सकता है आपको, बट उसके हिसाब से आपको देखना आना चाहिए कैसे हमें ये करना है, ठीक है, समझ में आ गया। तो ये आपका एक मेथड था जिसको हम बोलते हैं इनिशियल रेट मेथड या ओस्वाल्ड डाइल्यूशन मेथड, इसको करते हैं साथ। अब एक नए मेथड के बारे में हम जो है वो पढ़ते हैं, लास्ट मेथड है आपका, और कोई इतना इंपॉर्टेंट मेथड तो वो भी नहीं है लेकिन फिर भी आपको आना चाहिए, और उसका नाम है हाफ लाइफ पीरियड मेथड, हाफ लाइफ पीरियड मेथड, ठीक है। मार्केटिंग कर लेते हैं। देखिए हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था, और फॉर्मूला में आपको बता रहा है किसी भी रिएक्शन ऑर्डर की रिएक्शन के लिए जो टी हाफ हमारा होता है वो प्रोपोर्शनल होता है उसकी इनिशियल कंसंट्रेशन की पावर, और वो कितनी लेनी होती है हमें n-1 लेनी होती है, ठीक है। ये बताया था, 0 ऑर्डर करेंगे तो ऊपर से आ जाएगा, 1 करेंगे तो कांस्टेंट हो जाएगा, 2 करेंगे तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल आ जाएगा ना। ये आपको फॉर्मूला बताया था मैंने। तो इसी फॉर्मूले का यूज करके हमें क्या करना है, इसी फॉर्मूले का यूज करके हमें ऑर्डर निकालना है। कैसे, देखो मान लीजिए कि जब कंसंट्रेशन C1 थी, इनिशियल कंसंट्रेशन C1 थी, उस टाइम पर जो हमारा टी हाफ था वो फर्स्ट टी हाफ हमने मान लिया, ठीक है। तो कितना होगा ये होगा 1 बाय C1 रेज़ टू पावर n-1। फिर मैंने इनिशियल कंसंट्रेशन कितनी ले ली, फिर मैंने इनिशियल कंसंट्रेशन को C2 ले लिया, ठीक है। इनिशियल कंसंट्रेशन को C2 लेंगे तो नया हाफ टाइम आएगा, उसको हमने 2 मान लिया, तो वो
वो हमारा किसके प्रोपोर्शनल आएगा, इसकी पावर n-1 के, ठीक है। अब नॉर्मल सी बात है, यहाँ से कोई अगर कांस्टेंट तो आएगा, तो वो हमने k मान लिया, ठीक है। k 1/c1 रेज़ टू पावर n-1, यहाँ से करेंगे तो p1/2 2 इक्वल टू k डिवाइड बाय c1 c2 n-1, इसको डिवाइड कर दीजिए भाई, डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, यहाँ से t हाफ फर्स्ट डिवाइड बाय t हाफ सेकंड, दैट इज इक्वल टू k से कैंसिल कर दिया हमने, तो c2 आ गया ऊपर, c1 आ गया नीचे, सारी बार कितनी आ गई n-1 आ गई। आप इसका लॉगरिथम ले लीजिए, लॉगरिथम लोगे तो लॉगरिथम ऑफ t हाफ डिवाइड बाय t हाफ, ये 1 ये 2 इक्वल टू लॉगरिथम ऑफ c2 बाय c1 रेज़ टू पावर n-1, यहां से n-1 आ गया, आ जाएगा तो n-1 लॉगरिथम ऑफ c2 बाय c1 इज इक्वल टू लॉगरिथम ऑफ t हाफ 1 डिवाइड बाय लॉगरिथम ऑफ t2, सॉरी लॉगरिथम लिखा तो बार-बार t हाफ में पड़ता है भाई, इतना हो गया, ठीक है। तो यहां से n-1 कितना हो जाएगा हमारा, n-1 हमारा हो जाएगा log t हाफ, ये 1 ये 2 इनटू में ये डिवाइड में आएगा, इसके सॉरी डिवाइड में आएगा, डिवाइड में आएगा तो लॉगरिथम ऑफ c1 सॉरी c2 बाय में c1, तो हमें n निकालना है, तो यहां से n कितना आ जाएगा, इसमें आप क्या करेंगे, इस 1 को यहां पर ऐड कर दीजिए, ऐड करोगे तो एलसीएम ले लो, एलसीएम लोगे तो लास्ट फॉर्म में क्या बनेगा आपका, लॉगरिथम ऑफ t हाफ 1 t हाफ 2 प्लस लॉगरिथम ऑफ c2 बाय c1 पूरे के डिवाइड में लॉगरिथम ऑफ c2 बाय c1, तो ये आपका क्या आ गया, n आ गया, किसकी हेल्प से, हाफ लाइफ की हेल्प से। तो इस तरीके से भी हम जो है हमारा ऑर्डर निकाल सकते हैं किसी रिएक्शन का, लेकिन ये मेथड जो है हमारा ज्यादा सक्सेसफुल हो सकता है, और उसके लिए आपको न्यूमेरिकल में उसको हाफ लाइफ देना होना चाहिए, अगर आपके पास हाफ लाइफ ही नहीं है तो आप कुछ नहीं कर सकते, तो पहले आपको हाफ लाइफ निकालना पड़ सकता है, कई बार ऐसा भी होता है कि आपको सिर्फ कैलकुलेशन दे देता है, तो पहले आप उसका हाफ लाइफ निकाल लीजिए, हाफ लाइफ निकालोगे तो फिर आपको उसका क्या मिल सकता है, ऑर्डर भी मिल सकता है। तो ये सारे के सारे मेथड थे हमारे, जिनकी हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, जिनकी हेल्प से हम आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं किसके बारे में, अबाउट द रेट ऑफ रिएक्शन, रेट कांस्टेंट के बारे में और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के बारे में। तो ये थे हमारे 3-4 मेथड, जिनमें से कुछ मेथड हमने पहले पढ़े हुए हैं, ग्राफिकल मेथड हमने पढ़ा हुआ है, इंटीग्रेटेड मेथड हमने पढ़ा हुआ है। हाँ, एक बढ़िया मेथड जो हमारे लिए था वो था ऑसवर्ड डिल्यूशन मेथड या इनिशियल रेट मेथड, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट मेथड है, तो कहीं से क्वेश्चन आपके आते हैं, यहाँ से भी क्वेश्चन बहुत कम देखने को मिले हैं। हाँ, कॉम्पिटिशन एग्जाम्स में यहाँ से क्वेश्चन आ जाता है, बट बोर्ड एग्जाम के अंदर तो यहाँ से क्वेश्चन जो आपका है वो बहुत ही कम क्वेश्चन देखने को मिलता है, तो इसीलिए आई होप कि आपको ये वाले मेथड सारी चीजें समझ में आ गए होंगे, कोई मुश्किल मेथड आपके नहीं होंगे। तो आज के लिए हमारा जो टॉपिक था वो इतना ही था, बस मुझे आपको मेथड करवाने थे स्टार्टिंग से, तो मैंने आपको करवा दी वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे नेक्स्ट चैप्टर, नेक्स्ट टॉपिक सॉरी, और वो टॉपिक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बढ़िया टॉपिक है, बस हम चैप्टर के लास्ट से हम पहुंच जाने वाले हैं, और आई होप कि उसके बाद आपको मजा आएगा चैप्टर को पढ़ने में, और कोई भी डाउट आपको नहीं रहेगा अबाउट द केमिकल काइनेटिक्स।